बीए पार्ट सेकंड के लोक प्रशासन के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संगठन एवं कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तावना: मानवाधिकारों से अभिप्राय मौलिक अधिकारों एवं ऐसी स्वतंत्रताओं से है जिसके सभी मानव अधिकारी हैं। प्रत्येक मानव को अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का अधिकार, कार्य करने का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार आदि सुलभ होते हैं जो मानवाधिकारों की श्रेणी में आते हैं। मानवाधिकार का अर्थ जानने से पूर्व यह जानना उचित होगा कि अधिकार से क्या अभिप्राय है। हेराल्ड लॉस्की के अनुसार अधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। अतः मानवाधिकारों को ऐसे अधिकार कहा जा सकता है जो मानव को मानव होने के नाते मिलने चाहिए तथा जो मानव के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। जब तक मानव को कतिपय सुविधाएं एवं आवश्यक स्वतंत्रताएं प्रदान नहीं की जाएगी तब तक वह अपना जीवन यापन नहीं कर पाएगा। सरकार द्वारा मानव को जीवन जीने लायक प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और स्वतंत्रताओं का नाम ही मानवाधिकार है। मानवाधिकार ऐसे न्यूनतम अधिकार माने जाते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से इसलिए प्राप्त होने चाहिए क्योंकि वह मानव परिवार का एक सदस्य है। मानवाधिकारों की धारणा मानव गरिमा की धारणा से जुड़ी हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कहा है कि सभी मानव जन्म से स्वतंत्र एवं गरिमा और अधिकारों में बराबर है। हर व्यक्ति का जीवन स्वतंत्रता और सुरक्षा पाने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष व्यक्ति के रूप में मान्यता पाने का हर जगह और हर परिस्थितियों में अधिकार है। उन्हें कानून के समक्ष बराबर संरक्षण पाने का अधिकार है। अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि मानवाधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यह उद्घोष भी करता है कि मानवाधिकार व मौलिक स्वतंत्रताएं हर व्यक्ति को नस्ल, रंग, जाति, भाषा, लिंग, धर्म, सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म, हैसियत के आधार पर किए गए किसी भेदभाव के बिना मिलने चाहिए। अब देखेंगे भारत में मानवाधिकार। भारत के संविधान के भाग 3 व 4 में मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के रूप में मानवाधिकार के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। संविधान के प्रावधानों के अनुसार मौलिक अधिकार न्याय योग्य है जबकि नीतिक निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। भारत के संविधान में अधिकारों की यह व्यवस्था 1948 के संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का ही एक भाग मानी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर यह मांग उठती रही कि मानवाधिकारों के संरक्षण की कोई विधिक व्यवस्था होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 1966 में पारित एक प्रस्ताव के अनुसरण में इसकी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से कहा कि वह विचार करे कि मानवाधिकार के संरक्षण हेतु प्रत्येक राष्ट्र में मानवाधिकार आयोग गठित किया जाए। 1970 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने इस संबंध में विचार किया तथा यह सुझाव दिया कि प्रत्येक सदस्य राष्ट्र द्वारा उनकी परंपराओं
एवं परिस्थितियों के अनुरूप मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जानी चाहिए, किंतु 1970 में दिए गए संयुक्त राष्ट्र संघ के इस निर्देश का सदस्य राष्ट्रों पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके पश्चात 25 जून 1993 को वियना में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें पुनः यह घोषणा की गई कि प्रत्येक सदस्य राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। इस घोषणा के अनुसरण में 28 सितंबर 1993 को भारत के राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश द्वारा मानवाधिकारों का राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया। इसके पश्चात मानवाधिकारों के एक बिल को लोकसभा ने 18 दिसंबर 1993 को पारित किया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात इस बिल ने अधिनियम का रूप ले लिया, जिसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकारों का संगठन, किस प्रकार से इसका संगठन है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना एवं कार्य के संबंध में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में विस्तार से प्रावधान किए गए हैं तथा उसी के अनुरूप भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के अनुसार गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रचना संघीय सरकार द्वारा की जाती है। अधिनियम के अनुसार आयोग के संगठन में एक अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश के समक्ष हो, और 4 सदस्य नियुक्त सदस्य जो 4 हैं वो, जिसमें से एक सदस्य उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या रहा हो, एक सदस्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो, और 2 सदस्य मानवाधिकार मामलों के विशेषज्ञ में से हो। इसके 4 पदेन सदस्य हैं। पदेन सदस्यों में एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष और एक अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष और एक अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष और एक महिला आयोग का अध्यक्ष है। इसका एक कार्यालय है। कार्यालय का कार्य महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा संपन्न किया जाता है, जो केंद्र सरकार का सचिव के रूप में कार्य करता है। और इसके अधीन पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक स्टाफ और तकनीकी स्टाफ और वैज्ञानिक स्टाफ कार्य करते हैं। इस प्रकार भारत में यह आयोग स्थापित है। अब एक इसका कार्य काल, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, किंतु वे 70 वर्ष की आयु से अधिक अपने पद पर नहीं रह सकते। सदस्यों को दूसरा कार्यकाल भी दिया जा सकता है। अधिनियम के अनुसार अध्यक्ष और सदस्यों को उच्चतम न्यायालय के जांच प्रतिवेदन के आधार पर ही राष्ट्रपति कार्यकाल से पूरे हटा सकता है। ये इसका कार्यकाल है। अब आयोग की शक्तियाँ और कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य एवं शक्तियों के संबंध में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। यद्यपि आयोग की स्थापना का मूल उद्देश्य मानवाधिकारों का संरक्षण करना है और इसी दिशा में कार्य कर रहा है। इन कार्यों को निष्पादन करने के लिए अधिनियम में आयोग को शक्तियाँ भी प्रदान की गई है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से आयोग के कार्य को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। जो आयोग के कार्य और शक्तियाँ हैं, उनमें से जो पहला जो कार्य और शक्ति है वह है शिकायतों की सुनवाई। आयोग किसी पीड़ित या अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायतों की प्राप्ति पर तथा स्वयं अपनी पहल की कार्रवाई करता है। ऐसी शिकायतों मुख्यतः मानवाधिकारों के उल्लंघन और ऐसी परिस्थितियाँ या जो कर्मचारी की स्थिति
जिनमें निष्क्रियता हो, मानवाधिकार संबंधी प्रावधान के अनुपालना के प्रति शीतलता हो, पुलिस या जेल में मानवाधिकार के हनन की बात हो, ऐसे मामलों के अनुसंधान में लापरवाही इत्यादि संबंधी सुनवाई करता है। सर्वप्रथम आयोग द्वारा शिकायतों की जांच की जाती है कि वह शिकायत वास्तव में मानवाधिकार हनन से संबंधित है या नहीं। यदि शिकायत सही पाई जाती है तो वह उसे स्वीकृत करता है, अन्यथा अस्वीकृत करके शिकायतकर्ता को अपनी टिप्पणी सहित वापस भेज देता है। शिकायत की सुनवाई करते समय दूसरा जो कार्य है जांच संबंधी कार्य। आयोग को यह अधिकार है कि उसको प्राप्त होने वाली समस्त शिकायतों की जांच करे। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार आयोग को जांच कार्य के लिए सिविल न्यायालय के समक्ष अधिकार प्राप्त है, अर्थात आयोग जांच कार्य की प्रक्रिया में संबंधित पक्षों को बुलाकर उनके बयान ले सकता है, किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी प्रकार के दस्तावेज मंगा सकता है। तीसरा जो कार्य है जांच प्रतिवेदन तैयार करना। शिकायतों की जांच करने के पश्चात आयोग द्वारा जांच प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। प्रतिवेदन में अपनी सिफारिशों को लिखकर संबंधित सरकार को भेजता है। आयोग द्वारा भेजी गई प्रतिवेदन पर संबंधित सरकार को 1 माह में या आयोग द्वारा निर्धारित अवधि में कार्रवाई करनी होती है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। आयोग द्वारा कार्रवाई की एक प्रति शिकायतकर्ता को भी दी जाती है। चौथा इसका जो कार्य है निरीक्षण संबंधी कार्य। आयोग को यह अधिकार है कि वो निम्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर सकता है, जैसे जेलों की स्थिति, कैदियों को दी जाने वाली सुविधा, परिवादी व्यक्ति को दी जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था, मानवाधिकार संबंधी कानून के क्रियान्वयन की स्थिति, तो इनके बारे में वो निरीक्षण कर सकता है। अन्य विविध कार्य। उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त आयोग को अन्य कार्यों के लिए भी उत्तरदायी बनाया गया है, जो इस प्रकार है। मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करना, मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहन करना, मानवाधिकार क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं को समुचित सहायता एवं प्रोत्साहन करना, आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन बनाना व उसे केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना, अन्य ऐसे कार्य जिन्हें वह मानवाधिकार के संरक्षण के लिए आवश्यक समझे वो कार्य करता है। अब इसकी समीक्षा करेंगे। आयोग ने स्थापना से लेकर अब तक अनेक ऐसी सराहनीय कार्य किए हैं जिसने मानवाधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु आयोग के संबंध में कुछ आलोचनाएं की जाती है, जो इस प्रकार है। आयोग दोषी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं कर सकता। वह केवल परामर्श देने वाला आयोग है, जो कि आयोग के कार्यक्षेत्र और प्रभावशीलता को सीमित करता है। दूसरा, इसके सीमित कार्यक्षेत्र की भी आलोचना की जाती है, क्योंकि अधिनियम में मानवाधिकार को संकुचित अर्थ में लिया गया है। तीसरा, कुछ मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका एक पक्षीय रहती है, जो प्रायः उसकी आलोचना का कारण बनती है। यद्यपि इन न्यूनताओं के कारण आयोग की आलोचना की जाती है, तथापि कुछ सामान्यतः सरकार द्वारा आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि आयोग अपनी प्रतिवेदन को न केवल संसद के विचारार्थ ही प्रस्तुत करता है, अपितु लोकमत के लिए भी जारी करता है। अतः निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। धन्यवाद।